हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट 1 सॉलिड स्टेट्स। तो हमने यहाँ तक देखा था पैकिंग एफिशिएंसी को हम डिस्कशन कर रहे थे। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, इसमें हमने पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में हम देख चुके थे कि पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है। इसमें आपको एक तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी, इसकी रेडियस के बारे में थोड़ा ध्यान रखें, ये फार्मूला, और एक इसकी एज लेंथ का फार्मूला थोड़ा ध्यान रखें। जैसे इसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकल के आया था, पैकिंग एफिशिएंसी 74% निकल के आई थी। अब हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, मतलब कितना फील होता है और कितना अनफिल होता है, मतलब उसमें कितनी जगह भरी हुई है और कितनी जगह खाली है। तो ये डायग्राम दे रखा है आपको, ठीक है। ये आपका एक यूनिट सेल है, इसमें हमने 3 एटम को चूज़ किया है, ये दिख रहा है। तो ये येलो कलर से ये बॉडी सेंटर है, बॉडी के सेंटर वाला एटम है। ये एक इसके कॉर्नर पे है और एक एटम ये कॉर्नर पे। तो हमने इन 3 एटम को चूज़ किया है। तो आप देखो यहाँ से A, F, D और ये C है ना, इनको अलग अलग नाम दे रखा है। तो हमने यहाँ पर एक, यहाँ से देखो ये बॉडी डायगोनल बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक ट्राइंगल को चूज़ करेंगे EFD। तो देखो EFD यहाँ पे एक ट्राइंगल चूज़ किया हमने, ये E, F और D, ये एक ट्राइंगल हमने चूज़ किया है। अब इस ट्राइंगल में हम देखेंगे 3 चीज़ें। ये A है, A मतलब इसकी एज लेंथ है A, क्योंकि चारों एक जैसी, तो इन सभी को हमने A नाम दिया है। और ये F से D तक की हमने इसको B बोला है क्योंकि ये डायगोनल है, ठीक है, इसलिए। ओके, तो अगर हम इसको देखें EFD में, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो B² = A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर होगा, है ना। तो A² प्लस A² क्या हो जाएगा, 2A² हो जाएगा। अब यहाँ से B² = 2A² आ रहा है, तो यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। और ये इसका A का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका √2A, ठीक है। अब ये तो हमने ट्राइंगल EFD में देखा था। नाउ हम एक दूसरा ट्राइंगल चूज़ करते हैं AFD। तो आप ये देखो, ये A है, F और D, ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है। इन 3 को हमने चूज़ किया है। ये एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है और तीसरा एटम ये है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ये डायगोनल वाला है A से F तक, तो इसको हमने नाम दिया है C। तो C का स्क्वायर प्लस C² = A का स्क्वायर प्लस B², है ना, AFD। तो ये C² होगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C² = A² प्लस B²। तो ये A² तो एज इट इज़, और ये जो B² है, ये B², इसकी जगह पे हम ये फार्मूला पुट कर सकते हैं, √2A का स्क्वायर, है ना। B² क्या होता है, ये 2A² होता है ना, ये B² = 2A²। तो हमने दोनों को A वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करा, ये भी A था तो इस वाले साइड में भी A वाले में आ गया। तो ये 2 है, ये 1 है, तो 2 और 3 मिलके बना लेंगे 3A²। तो ये C का स्क्वायर है और ये 3A² है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ स्क्वायर रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा √3A। ये जो स्क्वायर रूट है 3 के ऊपर है ना, A पे नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, तो ये जो लेंथ है बॉडी डायगोनल की, ये जो A से F तक की जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, ये देखो एक एटम ये है, इसकी रेडियस ये है, इसको हम R बोल देते हैं। दूसरा एटम ये है, इसकी रेडियस ये, एक R ये है, एक R ये है और एक R ये है। टोटल कितनी रेडियस है इस A से F तक, 4 रेडियस है, ठीक है। तो हमने इसको 4R बोल दिया, ठीक है। तो ये जो C है, C की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, C = 4R हो जाएगा। वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर, R क्या रेडियस है, ऑल 3 स्फेयर अलोंग द डायगोनल टच। तो ये जो C = क्या आ जाएगा, 4R। तो देखो C = 4R है और यहाँ पे C = √3 है, ये भी C की वैल्यू है, ये वाली भी C की वैल्यू। तो 4R = √3A हो जाएगा। तो √3A = 4R हमने रखा है यहाँ पर। अब हम यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A की वैल्यू निकालेंगे तो 4R / √3 आ जाएगा। एंड आल्सो वी कैन राइट, अब यहाँ से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगी, ये √3A
डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, करके देख लेना। ये r को इस तरफ लेंगे, 4 डिवाइड में आ जाएगा, √3 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हमको पता है कि ये जो बॉडी सेंटर्ड होता है क्यूबिक यूनिट, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में 2 एटम होते हैं, तो 2 एटम है, तो इन दोनों एटम का वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। तो 2 एटम का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 2 एटम होते हैं ना एक यूनिट सेल में बॉडी वाले में, तो 2 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या था? 4/3 πr³। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एटम का आ जाएगा, एक एटम का होगा 4/3 πr³। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है a³ विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा? a³ इसके 4/4 √³ r, और इसका 3 हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब हम ये a की जगह, ये जो a की वैल्यू ना, ये 4r√3, इसको क्यूब में लिख देंगे, क्योंकि a³ है ना, इस a की वैल्यू ये है अंदर वाली। तो a³ इज इक्वल टू क्या है? ये 4/√3 r इसका क्यूब। अब हम यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 2 स्फीयर, जो दो स्फीयर है, मतलब 2 एटम है, उनका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में निकाल रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है? ये a³, ये टोटल वॉल्यूम ही तो है। a³ क्या है? a³ इसके इक्वल है। तो 2 का वॉल्यूम कितना है? ये रहा, दो एटम का वॉल्यूम इतना है, तो इसको यहाँ रखा, मल्टीप्लाइड बाय 100, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना? 4/√3 r, और इसका क्यूब। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे, इस वाले को, तो ये वाली आएगी, फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो 68% आ जाएगा। आपको ये पूरा सोल्व करके नहीं देखना, आप डायरेक्टली इसको याद रख लें कि 68% आने वाला है, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा, आर की वैल्यू पूछ सकते हैं, ए की वैल्यू पूछ सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है, कितनी है? 68%। मतलब ऐसा है कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसमें 68% हिस्सा जो होता है वो फील होता है, और 100 - 68 कर देंगे तो बाकी का हिस्सा जो है वो अनफील होता है। कितना आएगा ये? लगभग अप्रोक्सीमेटली 32 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 33 के समथिंग, नहीं 32 के समथिंग, ठीक है। तो ये है पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लेटिक्स। सिंपल क्यूबिक लेटिक्स में देखते हैं तो एटम कहाँ होते हैं? ओनली ऑन द कॉर्नर ऑफ द एटम, सिर्फ कॉर्नर पे एटम होते हैं। हमको बताया द पार्टिकल क्या होता है? टच ईच अदर अलोंग द एज। तो एज लेंथ क्या हो जाएगी क्यूब की? एंड द रेडियस ऑफ ईच पार्टिकल, देखो a इज इक्वल टू 2r होगा, ये बताता हूँ मैं आपको a इज इक्वल टू 2r कैसे आएगा। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? a³ होगा, a की वैल्यू कितनी है? 2r, तो 2r का क्यूब कितना हो जाएगा? 8r³। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें सिर्फ एक ही एटम होता है, तो एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस, एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³ हो जाएगा, ठीक है। अभी डायग्राम से आप समझो इसको। ये देखो, ये है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। ये देखो इसमें सिर्फ एटम कहाँ पे होंगे? कॉर्नर पे। एक एटम ये रहा और दूसरा एटम ये रहा। एक इसका रेडियस एच से ए तक, ये यहाँ से ये सेंटर है, तो ये एक आर ये है और एक आर ये है, इसलिए ये ए है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, तो आर ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। वहाँ पे जो हमने देखा था, आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। एक एटम का वॉल्यूम कितना? 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल कितना है? 8r³ मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना जाएगा? π/6 × 100, ये 52.36% या 52.4%। तो हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है इसमें 52.4% हिस्सा तो इसका फील है और बाकी जो है जगह वो खाली है। तो हम कंक्लूज़न क्या निकालेंगे यहाँ से कि जो CCP और HCP स्ट्रक्चर होता है उसमें मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होती है, मतलब वो अच्छे से पैक्ड होते हैं, उसमें जगह कम खाली रहती है। बाकी बॉडी सेंटर में उससे थोड़ी सी कम और सबसे कम होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर
कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। सब कुछ कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पर, देखो तो ओके। तो देखो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। अब यूनिट सेल डायमेंशन का कैलकुलेशन करेंगे तो देखो क्या है, इसमें क्या देखना है हमको, एक फार्मूला है वो आपको याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना होता है, ए क्यूब होता है। मास ऑफ द यूनिट सेल मतलब एक यूनिट सेल का मास मतलब कितना होगा, उसमें कितने एटम है और एक एटम का वजन, मान लो उसमें नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम। तो नंबर ऑफ एटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड से और उसके मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से, तो ये मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। ठीक, तो मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, मास किस तरह से निकालते हैं हम, एम क्या होता है, एम इज़ इक्वल टू ये मास है और ये एम क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन ए। एन ए क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये मास यहाँ से निकल जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो हम अब इसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल क्या आएगी, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय मास बाय वॉल्यूम होता है, एक यूनिट सेल का मास डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना है, अभी हमने देखा z मल्टीप्लाइड m। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे z मल्टीप्लाइड m। वॉल्यूम कितना है, a क्यूब, ये भी देखा हमने, वॉल्यूम a क्यूब होता है ये रहा, और ये मास ही होता है z इंटू एम। तो मास बाय वॉल्यूम की वैल्यू रखेंगे, तो z m मास, ये जो स्मॉल m है मास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m बाय n। तो इस m की जगह मैं लिखता हूँ m डिवाइडेड बाय n, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो z मोलर मास a क्यूब मल्टीप्लाइड n। और ये क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम, d। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला आपका निकल के आएगा यहाँ से, z m a क्यूब और na। तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल क्या होती है, सेम एज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इस फॉर्मूले से हम यहाँ से डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये डेंसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, अगर आपको डेंसिटी पता है तो मोलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है, या डेंसिटी मोलर मास पता है तो एक यूनिट सेल में कितने एटम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है, और एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता ही है। ठीक, तो डेंसिटी जो है सॉलिड की वही आएगी जो हम जनरली किसी जनरल डेंसिटी होती है वो उसी तरह से इसकी डेंसिटी भी कैलकुलेट होकर आएगी। आउट ऑफ द 5 पैरामीटर, यहाँ पे कितने पैरामीटर, 1 2 3 4 और एक 5। अगर इन 5 में से 4 को इसे भी आपको पता है तो 5वां आप निकाल सकते हो। वी कैन डिटरमाइन द 5th। ठीक है, यहाँ से इसको निकाला जा सकता है। जनरली डेंसिटी कैलकुलेशन करने के सवाल तो नहीं आते हैं, फिर भी देख लेंगे हम अगर कुछ आया तो। बाकी आज के लिए हम इतना ही इसको छोड़ देते हैं, बाकी हमारा नेक्स्ट उसको शुरू करेंगे अगले पार्ट में। ओके, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जो पढ़ाया जा रहा है इनको प्लीज़ रीड करें, समझें और सैम्पल क्वेश्चन पेपर और पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।